हेलो स्टूडेंट्स, मैं लता साहू आज आप लोगों के लिए क्लास 10th का चैप्टर 4 एक प्रश्न 4 उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं श्री प्रकाश, जिनका जन्म सन 1890 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1971 में हुई थी। श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने साहित्यकार हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान एवं समसामयिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। उनकी भाषा सरल एवं सहज है। उन्होंने निबंध, लेख, संस्मरण, जीवनी पर भी अपनी कलम चलाई है, यानी कि उन्होंने लिखे हैं। छोटी छोटी बातों पर गहरा चिंतन उनके साहित्य में देखने को मिलता है, यानी छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान देना, ऐसा उन्होंने अपने कहानियों में, निबंधों में लिखा है। प्रस्तुत पाठ में इस पाठ में श्री प्रकाश द्वारा पूछे गए एक ही प्रश्न का 4 महाअनुभवों मीन्स बहुत अनुभव रखने वाले ने अपने अपने ढंग से दी है, यानी कि प्रश्न एक है लेकिन 4 लोगों ने उसका उत्तर अलग अलग ढंग से दिया है। हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक, उनका कहना क्या है कि हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक पूर्णतः ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा के साथ अपना छोटे से छोटा कार्य करेगा। यानी कि हमारे जो भारत देश के वासी हैं वो ईमानदार हों और अपने काम करने में लगन रखते हो एवं निष्ठा रखते हो, चाहे वह काम छोटा हो या बड़ा हो। यही चारों महाअनुभवों के द्वारा दिए गए उत्तरों का निष्कर्ष इस चैप्टर में बताया गया है। अब आप लोगों को मैं आगे बताती हूँ। सबको ही कुछ ना कुछ खपत होता है। यहाँ खपत का मीनिंग है धुन, ठीक है। तो यहाँ खपत का मतलब क्या बताया मैंने, धुन। सबको कुछ ना कुछ धुन होती है, यानी कुछ ना कुछ करने का मन में होता है। तो इसमें लेखक कह रहे हैं कि मुझे भी कई बातों का खपत है, यानी उन्हें भी कई बातों की धुन है। क्या है उनकी धुन? जो आपको मैंने पहले बताया, उनको एक प्रश्न का उत्तर जानने की धुन है, यानी कि खपत है। उनमें यह है कि जब किसी विदेशी से, उनके मन में क्या खपत है, क्या धुन चल रही है उनके मन में, कि जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है और उन्हें सहृदय पाता हूँ, साथ ही यह समझता हूँ कि हमारे देश में बहुत दिनों से रहने के कारण वे पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं, तो उनके किसी सुअवसर पर मैं पूछता हूँ। वो क्या पूछते हैं अपने विदेशी मित्र से कि आप कृपा करके यह बतलावें कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलनों के होते हुए भी देश कुछ उन्नति नहीं कर रहा है। ऐसा मालूम होता है कि हम ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे देश में क्या है, लोग अपने उस पर कोई गर्व नहीं करते, लगन से कोई काम नहीं करते और अपने काम में निष्ठा नहीं करते, इसलिए तो ऐसा सब होता है। अवश्य ही हमारे मित्र इससे चकित होते हैं। किसके मित्र? लेखक के मित्र। उत्तर देते हुए संकोच भी करते हैं और शिष्यता के नाते क्षमा चाहते हैं कि भाई हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। पर लेखक क्या करता है, लेखक क्या बोल रहा है, पर मैं उन्हें छोड़ता नहीं और उनको उत्तर देने के लिए बाध्य करता हूँ। बाध्य यानी प्रेशर डालना, उन पर प्रेशर डालता हूँ कि मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। अब आगे सेकंड पैराग्राफ। मेरे पहले मित्र, उनके लेखक के पहले मित्र कौन थे? एक वृद्ध ईसाई पादरी हैं जिनकी उम्र कितनी है? 36 वर्ष, और वे भारत में ईसाई मत के प्रसार में तो क्या हैं, उतने नहीं हैं वो, पर सपत्नीक देश के दरिद्र कौन होते हैं? गरीब नर नारियों की सामाजिक सेवा में लगे रहे। कौन है ये? वृद्ध ईसाई पादरी जो लेखक के मित्र हैं। उनकी उम्र कितनी है? 36 वर्ष। ओके।
तो मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार है। लेखक क्या बोल रहे हैं कि मेरे हृदय में वृद्ध ईसाई पादरी जो उनके मित्र हैं उनके लिए बड़ा सत्कार है और उनके लिए क्या है, प्रेम है। उनका उत्तर थोड़े में यह है। तो वो उनके जो मित्र थे वृद्ध ईसाई पादरी, तो वो क्या उत्तर देते हैं इस प्रश्न का कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते, यानी कि कोई काम करते हो लेकिन गर्व महसूस नहीं करते। विस्तार से उन्होंने बताया, यानी उन्होंने एक डिटेल में बताया कि यहाँ पर यानी हमारे देश में जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में वो दरखास्त करता है, यानी कि उसके शब्द बहुत दयालु वाले कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस तरह की दरखास्त देता है। बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वह आरंभ करता है। अंत में क्या प्रतिज्ञा करता है कि यदि स्थान मिल जाएगा तो वह सदा अपने मालिक की शुभकामना करेगा, यानी कि वह अपने नौकरी ढूंढने के लिए करता है और उसके विनय और सम्मान के साथ आरंभ भी करता है कि हाँ मुझे नौकरी मिल जाए, और क्या करता है कि नौकरी मिलने की प्रतिज्ञा करता है कि यदि उसे नौकरी मिल गई तो वह अपने मालिक के प्रति हमेशा ईमानदार रहेगा। पर स्थान मिलते ही जब उसे नौकरी यानी कि जॉब मिल जाती है तो वह अपने काम यानी कि अर्थात अपनी जीविका के साधन, जीविका यानी जो हम जीते हैं, हमारे डेली का जो हमारा खर्चा, वो सब जीने का हमारा साधन यानी जीविका के साधन को ही खराब समझने लगते हैं कि हमारा रहने का ढंग ठीक नहीं है, हम खाना पीना ढंग से नहीं खाते, इस तरह बहुत सारी बातें करने लगते हैं, तो वो उसको ख़राब मानते हैं। अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगते हैं कि हमारी जीविका ठीक नहीं है, और क्या करते हैं उसके लिए खराब सोचने लगते हैं, और मालिक को क्या करते हैं, नाकों दम डालते हैं, यानी कि अपने मालिक को परेशान करने लगते हैं कि हमारे लिए हमारी पूर्ति नहीं हो पा रही है, आप सही तरह से काम नहीं करा रहे हैं, इस तरह से अपने मालिक को वो परेशान करते हैं। और देशों में भी लोग नौकरी की दरखास्त देते हैं, और देशों यानी कि दूसरे देशों में भी क्या करते हैं, नौकरी के लिए दरखास्त करते हैं कि हमें यहाँ तो बेकार चल रहा है अपने देश में, तो हम दूसरे देश में जाके नौकरी करें। वे साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रार्थना पत्र, और जब स्थान मिल जाता है तो इस तरह काम करते हैं कि जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती है। जैसे कि उन्होंने एक काम छोड़ा दूसरा काम पकड़ लिया, जैसे कि सारे लोग उन्हीं के उस पर चल रहे हों, और वे यदि काम छोड़ दें तो संसार डूब जाएगा। जैसे कि इनका संसार, हमारा संसार इन्हीं काम करने वालों से चल रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। बात इस पादरी मित्र ने बहुत ठीक कही। हमें अपने काम का गर्व नहीं है, हम काम करते हैं उसका गर्व नहीं है, पर दुख तो इसका है कि मुल्क की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे हम अपने देश में काम करते हैं फिर भी हम अपने देश की बुराई ही करते हैं कि हाँ बाहर दूसरे देशों में सब कुछ अच्छा होता है, तो काम पर गर्व मत करो, लेकिन अपने मुल्क की परंपरा और आदेश पर हमें गर्व करना चाहिए। हाँ हमारे देश में सब अच्छा होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरे देशों की क्या करते हैं, बड़ाई करते हैं, अपने देश की बुराई करते हैं। जाति भेद इसी पर निर्भर करता है। एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता। एक छोटी जाति का है तो बड़ी जाति का, तो बड़ी जाति का क्या बोलेगा कि छोटी जाति से वह दूर रहे, ठीक है। वह अपनी जाति वालों के बीच अपना उपयुक्त पद और स्थान चाहता है। वो क्या चाहता है, मैं नीची जाति वालों के पास नहीं जाऊँ, मेरा पद कहाँ, यानी उसे अच्छी उसकी तारीफ़ या सब कुछ उसका रहना करना कहाँ हो, अपनी ही उपयुक्त पद वाले, उसके बराबर के पद वाले लोगों के साथ में। यह अपनी क्या करते हैं, जीविका के साधनों का बड़ा आदर सत्कार करते हैं। बढ़ई क्या करता है, अपने औजारों की ओर, दुकानदार अपनी बहियों की निश्चित तिथियों पर पूजा करता है। बहियों क्या, जो उसके काम के साधन हैं, जैसे तराजू है, और क्या होते हैं जो हम दिवाली पर पूजा करते हैं, हमारी बुक होती है जिसमें सारा हिसाब लिखा जाता है, तो उन सब की पूजा करते हैं। और बढ़ई किसका बताया गया, बढ़ई अपने औजारों की पूजा करता है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हीं से उनका काम चलता है, उन्हीं के द्वारा उनकी जीविका चलती है। पर
लंबी दास्ता के कारण हम अपनी परंपरा को भूल गए हैं। हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं, एक काम छोड़कर दूसरा काम कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, अपने एक ही काम पर नहीं डटे रहते, उसको छोड़कर, उसको अधूरा छोड़कर दूसरे कामों में लग जाते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा पहले काम किया हुआ वो अधूरा ही बेकार हो जाता है। हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं। फिर हमारा जो काम पहले का रुक गया था, अगर वो ख़राब होता है तो उसका दोष हम किसको देते हैं, दूसरों को देते हैं कि नहीं, खुद की गलती नहीं निकालेंगे, नहीं, दूसरे के कारण हमारा ये काम बिगड़ गया। स्वयं दुखी रहते हैं, खुद तो दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। तो काम खराब होने पर या कुछ भी होने पर वो खुद भी परेशान रहेंगे और दूसरों को भी परेशान करते हैं। कोई काम ठीक ना कर सकने के कारण अपने को वो क्या करते हैं, ख़राब करते हैं, काम को भी ख़राब करते हैं और खुद को भी खराब करते हैं। स्वधर्म मीन्स खुद का धर्म, निधन श्रेय, इसका मतलब है अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयस्कर है। तो वो क्या सोचते हैं कि हम अपना धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए मर जाए तो अच्छा है। यह आदेश हम भूल गए हैं कि हम अपने काम में गर्व नहीं लेते। यह तो रहा लेखक के पहले मित्र। तो पहले मित्र उनके कौन थे, मैंने क्या बताया था, कौन थे पहले मित्र, वृद्ध ईसाई पादरी जिनकी उम्र 36 वर्ष की थी। अब आए लेखक के दूसरे मित्र। तो दूसरे मित्र लेखक के कौन है, एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी IAS के सदस्य हैं और इनकी उम्र कितनी है, 30 वर्ष। 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंटी नौकरी का हाल में पेंशन, यानी कि तो इनकी उम्र तो ज़्यादा हुई, ये क्या है, 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंटी नौकरी कर हाल में क्या कर रहे हैं, पेंशन लेकर वापस स्वदेश गए। यानी कि तो उन्होंने कहाँ की नौकरी, दूसरे देश में, और जब उनकी नौकरी ख़त्म हो गई तो वह अपने देश में पेंशन लेकर वापस आ गए। न जाने कैसे मेरी उनसे बड़ी मैत्री हो गई। तो लेखक कहते हैं पता नहीं अचानक उनसे मिलना हो गया। वही सवाल मैंने उनके सामने भी किया, जो सवाल उन्होंने ईसाई पादरी के सामने रखा था, यही सवाल उन्होंने वृद्ध सरकारी कर्मचारी के सामने ही लेखक ने रखा। तो उनको उसका उत्तर क्या मिला, सुनिए आप। तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। तो इसमें उनके दूसरे मित्र क्या बोलते हैं कि तुम लोग अपने काम में या किसी चीज़ में अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। विस्तार में यानी डिटेल में उनका अर्थ यह है कि व्यक्ति का समष्टि की तरफ जो कर्तव्य है उसे हम नहीं जानते। जो काम उठाया उसे करना चाहिए, ना कि उसमें बीच में छोड़ देना चाहिए। यह गुण हम भूल गए हैं। हम क्या करते हैं कि एक काम किया उसको अधूरा छोड़कर दूसरे काम में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने आप पर विश्वास ही नहीं है। ठीक है, हमें क्या है, गर्व ही नहीं लेते कि हाँ हमने इतना काम किया, हमें आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, वो काम, कोई काम हमने किया और वो काम नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, उसको छोड़कर दूसरे कामों में लग जाते हैं कि नहीं ये काम बेकार है, और उसमें हम अपनी गलती नहीं ढूंढते। क्या कर सोचते हैं कि ये काम ही सही नहीं है और दूसरे काम करने लग जाते हैं। तो ये क्या है, ये गुण हम भूल गए हैं। किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया है। खाने की दावत हो तो ना मेज़बान को ये विश्वास कि मेहमान समय से आएंगे, और ना मेहमान को विश्वास कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा। तो फिर किसी को किसी पर विश्वास ही नहीं रहा है। अगर खाना खाने वाला मेज़बान जो मेहमान होता है, अगर वो विश्वास करे हाँ मैं जाऊंगा, मुझे टाइम पर खाना मिलेगा, तो सभी को एक दूसरे पर विश्वास करेंगे तो हमारा काम आगे बढ़ेगा और हम अपने काम पर गर्व महसूस करेंगे। तो हमें ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। ना गृहस्थ को विश्वास कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे, और ना धोबी और दर्जी को विश्वास है कि हमें समय से दाम मिल जाएंगे। तो किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया है। रेलगाड़ी पर चढ़ने वालों को यह विश्वास नहीं कि पहले से बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे। पहले से बैठने वालों को यह विश्वास नहीं कि नया मुसाफिर धीरे से आकर उचित स्थान लेगा और व्यर्थ का शोर न मचाएगा। ये तो हमारे ऊपर, हमें अपने ऊपर विश्वास रखकर करना चाहिए। हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए। और
हम अपने आप पर विश्वास रखें, तभी हमारा काम आगे बढ़ पाएगा और न प्रकार से तंग करेगा, यानी किसी प्रकार से तंग नहीं करेगा। सड़क पर चलने वालों का यह विश्वास नहीं कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि उसकी नोक से मेरी आँख न फूट जाएगी। तो हमें क्या रहता है, मन में डर बना रहता है कि कहीं सामने वाले के कोई काम करने से हमारा नुकसान ना हो या हमारा कोई काम करने से हमारा नुकसान ना हो। तो हमें क्या है, हर तरफ से डर बना रहता है। हमें अपने अंदर का डर मिटाना चाहिए। तो इसमें बोला या पीछे चलने वाला मुझे व्यर्थ धक्का ना देगा। हमें ये डर बना रहता है, किसी पर ये विश्वास नहीं कि केले, नारंगी का छिलका या सुई, पिन आदि इस तरह न छोड़ेगा जिससे दूसरों को कष्ट ना पहुँचे। तो इसमें आगे ना वही बात कि हमें कोई भी काम अपना सही ढंग से करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि कभी किसी को हमारी वजह से कोई कष्ट ना पहुँचे, किसी को कोई परेशानी ना हो, मांगी चीज़ ठीक हालत में वापस करेगा, इत्यादि इत्यादि। ऐसे कई चीज़ काम हम ऐसे हैं जो नहीं करते और हमें अपने आप पर विश्वास नहीं होता। हम केवल अपनी तात्कालिक सुविधा देखते हैं। हम क्या करते हैं, तात्कालिक में उसी समय की सुविधा देखते हैं कि हमें उसी समय सारी सुविधाएं मिल जाएं। सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं। तो हम क्या सोचते हैं, सारा संसार जैसे कि उनके आराम के लिए ही बना है। दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का अनुभव हम नहीं करते और दूसरों के प्रति हमारे जो कर्तव्य होते हैं वो हम नहीं समझते। हम क्या सोचते हैं कि सारे कर्तव्य दूसरे करें, उनका काम दूसरे लोग करें। इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पृश्य हो जाते हैं। हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए हैं कि हमारा धर्म क्या है। आत्मन यानी अंदर आत्मा से प्रतिकूलानी परेशान ना समाचेत, यानी कि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, इसी से हमारा सारा काम बिगड़ जाता। अब मैं आपको लेखक के तीसरे मित्र के बारे में बताती हूँ। उनके तीसरे मित्र कौन थे। तीसरा व्यक्ति था एक स्त्री, 7-8 वर्षों से अपने को भारतीय बनाकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से, बड़ी तत्परता से वे भारत की सेवा कर रही हैं। असहयोग आंदोलन में वे जेल भी जा चुकी हैं। कई कारणों से भारतीयों का निकटतम अनुभव उन्हें कई कार्य क्षेत्रों में हुआ है। उनको ऐसा लगता है, कई ऐसे उन्होंने कार्य किए हैं जिनसे उन्हें ऐसा लगता है कि वे अपने भारतीयों से निकट यानी उनके नज़दीक हैं, उनके करीब हैं। उनको भी मैंने घेरा, यानी कि उनसे भी श्री प्रकाश जो लेखक है उन्होंने वही प्रश्न किया और फिर देखिए उनका उत्तर क्या था। तो वो क्या कहती हैं कि तुम लोग बड़े आलसी हो। तो वो क्या बोलती हैं, हमारे देश के लोग कैसे हैं, बहुत आलसी हैं, अर्थात हम लोगों ने श्रम का महत्व ही नहीं पहचाना है। तो कहती हैं हमारे देश के लोगों ने मेहनत क्या होती है इसका महत्व जाना ही नहीं है। हमें आता सब है लेकिन हम मेहनत करना नहीं चाहते और हम क्या हैं, आलसी हैं। मेहनत करना तो हमने मर भुक्कों का काम समझ रखा है, यानी कि मेहनत कौन करेगा, जिसको काम करना हो। हमें तो क्या करना है, अपना काम चलाना है। तो बड़े लोगों का काम को केवल बैठे रहना है। ठीक है, तो बड़े लोगों का काम क्या है, बैठे रहना है, बाकी का सारा काम दूसरे कर लेंगे। हम भूल गए कि संसार में जो बड़े हुए हैं वे सब अथक परिश्रमी रहे हैं। तो हमारे घर के जो बड़े होते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तो क्या सोचते हैं, अब हमारा काम जो हमारा जिम्मेदारी है वो सब हमारे छोटे उठाएंगे, हम ये सारे काम नहीं करेंगे अब। लेकिन वो ये सब भूल जाते हैं कि संसार में जो बड़े हुए हैं, जिनके नाम हुए हैं, वे सब अथक परिश्रमी रहे हैं। जिस सबके नाम क्या ऐसे ही बिना मेहनत किए आ गए, जैसे गांधी जी हैं और जवाहरलाल नेहरू है, इन्होंने मेहनत की तभी इनका नाम आज संसार में सभी लोग इज्जत के साथ लेते हैं। जब हम परिश्रम ही नहीं करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे, जब हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें सफलता कैसे मिलेगी। एक एग्जांपल जैसे मैं देती हूँ, खाना रखा आपके आगे, आपको भूख लगी है, आपको खाना दिया
और जब तक आप खाना अपने हाथ से मुंह में नहीं रखेंगे तो क्या खाना आपके मुंह में जाएगा? नहीं जाएगा। तो जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे हमें सफलता किसी चीज़ में नहीं मिलने वाली। आरंभ सूर तो हम हैं, हम किसी चीज़ की शुरुआत तो कर देते हैं पर हम में लगन नहीं है। हम क्या करते हैं, उस काम में लगन नहीं लेते, यानी उसको हम अपने मन से नहीं करते। स्टार्टिंग तो हमारी हो जाती है कोई भी काम करने की, लेकिन हम बीच में ही उसको मन लगाकर नहीं करते। और ये चीज़ कही गई है कि हम कोई भी काम मन लगाकर करें, दिल से करें, तो हमारा काम है सफल ज़रूर होता है और हम उस काम में यानी कि सक्सेस होते हैं। इसी कारण ना हम अपने रोजगार में और ना हम अपने गृहस्थी संबंधी या सार्वजनिक कार्य में सफल होते हैं। अगर हम कोई काम करें तो उसको लगन के साथ करें, चाहे वह अपना रोजगार हो या अपनी गृहस्थी संबंधी कोई भी या फिर अपना सार्वजनिक कार्य हो। यदि हम उसे मन से करें तो हम उस कार्य में सफल होंगे। रोने, पीटने, छींकने में जितना समय हम बिताते हैं उतना यदि हम काम में बिताएं तो हम देश की और अपनी काया पलट सकते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, हम लोग कैसे आलसी हैं। हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम सबको रोकर दिखाएंगे कि अरे हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। रोने पीटने में, छींकने में यानी अपना टाइम बिगाड़ देते हैं। और वो टाइम अगर हम मेहनत करें, लगन से कोई काम करें तो हम लोग कैसे रहेंगे, आलसी नहीं रहेंगे। अब लेखक के चौथे मित्र, तो उनके चौथे मित्र कौन है? चौथा व्यक्ति एक बड़ी वृद्धा स्त्री है। तो इसमें कौन थे? दो उनके मित्र थे और दो क्या थी? वृद्धा स्त्री। तो इसमें चौथी व्यक्ति एक बड़ी वृद्धा स्त्री थी, वे संसार में प्रसिद्ध थीं। तो वो कहती हैं मेरे कुल से, तो वो लेखक क्या बोलते हैं, मेरे कुल से उनका बड़ा प्रेम था। मेरी पिता में यानी कि उनकी पिता के टाइम से उनकी पहचान चली आ रही थी, उनके घर पर उनका पहले से ही आना जाना था। तो कहते हैं मेरे कुल से उनका बड़ा प्रेम था, मेरी पितामही तुल्य थी, यानी उनके पिता के समय की उनकी बड़ी वृद्धा थी, पिता के यानी उनके समय की थी। उनको भी मैंने तंग किया, यानी कि उनसे भी उन्होंने वही सवाल किया। उन्होंने तो आपने तो अपने 40 वर्ष, उन्होंने क्या बोला, आपने तो अपने 40 वर्ष हमारे देश की विविध सेवाओं में लगा दिए हैं, तो आपको बतलाना ही होगा। यानी कि उनको, चौथी जो वृद्धा थी, उनको बताना ही होगा। लेखक ने कहा कि हमारा क्या दोष है जिससे हमारी उन्नति नहीं होती, हमारा देश उन्नति नहीं करता। हम दूसरे देशों की तुलना में हमारा देश पीछे रह जाता है, ऐसा क्या कारण है? थोड़े में उनका उत्तर था, उन्होंने एक उत्तर छोटा ही दिया, ज़्यादा बड़ा नहीं दिया, उन्होंने थोड़े में ही बताया। क्या बोला उन्होंने? तुम लोगों में उदारता नहीं है। उन्होंने विस्तार से उदाहरण देकर बताया, यानी कि उन्होंने डिटेल में बताया कि भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते, वो क्या करते हैं, अब खुद आगे रहना चाहते हैं और दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देते, स्वयं को ही आगे रहना चाहते हैं। तो वो क्या चाहते हैं, अगर कोई काम आपसे आता है, मीन्स अगर आपको कोई सब्जेक्ट या कोई भी, उसमें मैं आप लोगों से कह रही हूँ, कोई सब्जेक्ट में आपको कोई सब्जेक्ट जैसे मैथ से आप लोगों को अच्छा आता है और दूसरे आपके फ्रेंड को नहीं आता है, तो अगर आप उसको नहीं बताओगे तो इसमें क्या हुआ, आप हमेशा आगे रहना चाहते हो, तो तारीफ़ तो आपकी होगी कि हाँ भाई उसे आता है। लेकिन हमारे देश की यही तो परेशानी है, यही प्रॉब्लम है कि वह स्वयं को आगे रखता है लेकिन दूसरों को हमेशा पीछे रखने की सोचता है, आगे उसे नहीं बढ़ने देता। गुणी नवयुवकों को, यानी आज के लोगों को जो सब कुछ अच्छे टैलेंटेड हैं, गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका नहीं देते। उनके मरने के बाद उनका काम ही खराब हो जाता है। तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो घर के नवयुवक हैं उनको नहीं बताते कि हमें आगे क्या करना है, और उनके वो मर जाते हैं तो सारा काम ही खराब हो जाता है। वास्तव में वृद्धा की बातें ठीक थीं। अंत तक पिता पुत्र को काम नहीं बतलाता। पिता क्या करते हैं, अपने पुत्र को नहीं सिखाते, क्योंकि वो क्या बोलते हैं,
जब तक हम देख रहे हैं, हमारे मरने के बाद आप लोग देख लेना। तो जब पिता बताएगा ही नहीं कि कैसे घर चलाना है, कैसे जिम्मेदारियां निभाना है, तो पुत्र को कैसे पता चलेगा घर का काम कैसे करना है। जब पिता मर जाता है तो पुत्र को कुछ समझ नहीं आता। तो इसीलिए पिता को चाहिए, घर के बड़ों को चाहिए कि अपने छोटों को सारे घर के काम समझाएं, ताकि उनके मरने के बाद भी उनका घर उनके जैसे ही आगे बढ़ता रहे। कितने ही कुटुंब इसके कारण नष्ट हो गए हैं, क्योंकि बुजुर्ग तो मर जाते हैं, आगे उनके बेटों को, उनके पुत्र को नहीं पता होता कि घर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े गुणी अपनी विद्या साथे लेकर मर गए। वो क्या करते हैं, जो बड़े बड़े गुणी, अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग, अपना किसी को अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान नहीं देते और अपना ज्ञान अपने साथ लेकर ही मर जाते हैं। अगर वो अपना ज्ञान दूसरों में बांटते तो उनके जैसे और भी आगे अच्छे कार्य करते, तो उनका जो ज्ञान था वो आगे बढ़ता। इस कारण कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार, औषधियाँ आदि लुप्त हो गई, लुप्त यानी खत्म हो गई, गायब हो गई, क्योंकि जो वैज्ञानिक ने आविष्कार किया उसका किसी को नहीं बताया कि आविष्कार उन्होंने कैसे किया, दवाइयाँ उन्होंने कैसे बनाई। पेशों में इतनी प्रतिद्वंद्विता हो गई है कि बड़ा छोटे को काम नहीं सिखलाता, जो बड़ा होता है वो छोटे को काम नहीं सिखाता। क्यों? क्योंकि अगर उसने छोटे को, उनकी सोच क्या है, अगर उन्होंने छोटे को काम सिखा दिया तो वह बड़ा नहीं रहेगा, छोटा उनकी बराबरी कर लेगा। ये हमारी सोच बहुत खराब है। सार्वजनिक जीवन में इतनी बीभत्स दीख पड़ती है कि चित्त व्याकुल हो जाता है, हमारा मन कैसा हो जाता है, व्याकुल उठता है। कितना काम बिगड़ता है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। वो क्या सोचते हैं कि जितनी योग्यता हमारे अंदर है, दूसरे के अंदर वो योग्यता, वो नॉलेज ना आने पाए। सारांश यह है इस सबका, पूरे पाठ का यह है कि ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर और अपने काम में गर्व न रखकर उसके करने में दूसरों के प्रति अपने जिम्मेदारी को ना अनुभव कर, अपने काम की एक एक तफसील को समझकर उसमें दत्तचित्त होकर, यानी मन लगाकर, परिश्रम के साथ उसे स्वयं ना कर और उदारता के साथ उसे दूसरों को ना सिखाकर हम अपना क्या करते हैं, नाश कर लेते हैं। यदि हम अपना काम, अगर हमें कोई काम अच्छा आता है तो यदि हम वह दूसरे को सिखाएंगे तो दूसरा भी सीखेगा, दूसरे से तीसरा सीखेगा। इससे सभी में क्या आएगी, उदारता आएगी, और 1 से 4 लोग, 4 से 6 लोग उस काम को सीखेंगे और उस काम का महत्व बढ़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसा ना करके हम उस चीज़ का नाश कर देते हैं। चारों मित्रों ने एक एक अंश हमारे दोषों का बतलाया, उन सब को मिलाकर मैंने उत्तर पूर्ण कर दिया। उन सब के जो उन्होंने अपनी अपनी अलग अनुभव बताए, उसको लेखक ने सबका मिलाकर एक पूरा उत्तर बना दिया। उन्होंने क्या बोला, यदि और भी सूत्रबद्ध सत्य कोई जानना चाहे तो मैं यही कहूँगा कि हम नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों को भूल गए हैं। बड़े से बड़ा नेता के होते हुए भी हम साधारण जन उनके कोई लाभ नहीं उठा सकते। यदि हम मेरा कहना ये है, यदि हम किसी काम में आगे बढ़े तो हमें सफलता मिलेगी। बड़े बड़े नेता वादे करते हैं, तो हमारा काम क्या है, उनके वादों को पूरा करवाना। यदि हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो नेता लोग हमारा काम नहीं करेंगे, तो हम क्या करते हैं, उसका लाभ नहीं उठाते। हम उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं, उनकी क्या करते हैं, एक भगवान की मूर्ति की तरह एक स्थापना कर देते हैं, उनका जय जयकार पुकारते हैं और उसी में अपने धर्म की तीसरी समझते हैं। हाँ, हमने बहुत बड़ा काम किया, हमने नेता को अपना बना लिया, यानी अब हम उनकी पूजा करेंगे। हम उनके कहे अनुसार चलते नहीं, आदेशों के अनुरूप अपने जीवन का संगठन नहीं करते। यही कारण है कि हम वहीं के वहीं हैं। आज हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा है, संसार वेग से चला जा रहा है, यानी संसार हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ रही है लेकिन हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हमारी आयु बढ़ती जा रही है लेकिन हमारे काम वहीं के वहीं
रुके हुए हैं, हम तटस्थ हैं, हम वहीं रुके हुए हैं, सामने सब कुछ है, जो आकर हमारा काम कर दे, दूसरा क्या कर सकता है। जब हम खुद नहीं करना चाहते तो सामने वाला आपका काम कैसे करेगा। यदि हम ख्याल रखें, ये ध्यान रखें कि देशभक्ति केवल व्याख्यान देने में नहीं है, केवल बोलने में नहीं है, किंतु ठीक तरह से काम करने में है। यानी कि जो हम बोलते हैं उसको करें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बोलने से कुछ नहीं होता, उसको करने से होता है। यदि हम यह अनुभव कर सकें कि हम कर्तव्य ठीक प्रकार करते हैं तो हम किसी भी देशभक्त से कम नहीं हैं। और बहुत से बड़े लोग हैं जो इस नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं। यद्यपि हमारा कार्यक्षेत्र संकुचित ही क्यों ना हो, हम केवल धोबी, दर्जी, किसान, मजदूर, दुकानदार, पहरेदार, गांव, शिक्षक ही क्यों ना हो, तो हमारा देश एकदम जाग उठेगा। कैसे? जब हम अपना काम कर्तव्यपूर्ण होकर करें, उसके एक एक अंग में जान आ जाएगी। हमारे व्यक्तिगत जीवन के संगठित होते ही सारा देश और मनुष्य समाज स्वतः संगठित हो जाएगा। देश को केवल क्या चाहिए? उपयुक्त नागरिकों की आवश्यकता है, किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य वस्तु की नहीं। तो इसमें आप लोगों को एक एग्जांपल दे रही हूँ। जिस तरह से आपको कुछ भी सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है तो आप उसमें मेहनत नहीं करेंगे, आप सोचेंगे नहीं स्कूल से हमें मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब तक मार्क्स तो आपको थोड़े टाइम के लिए मिलेंगे, लेकिन आपकी मेहनत आगे जाकर पता चलेगी। अभी आप मेहनत नहीं करोगे तो आगे आप सफल नहीं हो पाओगे। अब आप लोगों के लिए मैं इसका स्वाध्याय बताती हूँ, जिसमें शब्दार्थ दिए गए हैं। आप लोगों को शब्दार्थ समझना है और मुहावरा है उसको भी करना है। स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, जो आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है एंड क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। तो ये आपको क्या करना है, ये सब अपनी हिंदी की जो नोटबुक बनाओगे, नोटबुक के अंदर चैप्टर वाइज पूरा करना है। इसका स्वाध्याय आप लोगों को फिनिश करना है। मैंने चैप्टर आप लोगों को रीड कराया, चैप्टर से ढूंढकर आप लोगों को आंसर फिनिश करना है। ओके, थैंक यू।